एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का परम सौभाग्य है कि हम जिसको बोलते हैं एक वयस्क आयु के अवस्था में पहुंचने के लिए, किशोर अवस्था पार करते करते हम वयस्क होने जा रहे हैं। यानी कि हम 16 साल से 17 साल, 17 से 18वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। 15 अगस्त 2003 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आज हम 18 अगस्त के उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मेरी एक कल्पना, जिस कल्पना से, परिकल्पना से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसमें मेरी परम इच्छा थी कि मेरे परम पूज्य पिताश्री इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा थी ये कार्यक्रम प्रारंभ करने की। लेकिन दुर्भाग्य से कैंसर जैसी एक बीमारी के कारण मैं अंत समय तक उनको इस कार्यक्रम में नहीं ला सका। लेकिन मैं अपने परम पिताजी के परम सखा और मेरे चाचा जी होते हैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी, बहुत बड़े देश के ओज के हस्ताक्षर हैं, आज हमारे कार्यक्रम में हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सतमोला कवियों की चौपाल आज गौरवान्वित है ऐसी कवियों के एक हमें आतिथ्य करने का मौका दिया है। सतमोला कवियों की चौपाल आज गौरवान्वित है देश के श्रृंगार के, ओज के, कई प्रकार के हमारे नवांकुर अलग अलग स्थानों से आए हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में जिनको मैं सबसे पहले, मैं अग्रिम पंक्ति से मैं जिनको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, उनका नाम होता है, पुनः उनका नाम है, बड़े गर्व आदर के साथ मैं बोलता हूँ, डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी। डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी एक राष्ट्रवाद की प्रखर आवाज़, राष्ट्रवाद का प्रखर स्वर। इनके गीतों को सुन करके जन जन में ज्वार उठ खड़ा होता है। जब राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ हुआ तब डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी की कई पंक्तियों को उद्धृत किया साध्वी ऋतंबरा जी ने। साध्वी ऋतंबरा जी उनकी कविताओं को कोट किया करते थे और जन जन का ज्वार खड़ा हुआ। किस कवि की कौन सी पंक्ति कहाँ पर समाज को प्रेरणा दे जाए, उसका साक्षात प्रमाण यदि है तो डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी हैं। मैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी को बहुत ही आदर के साथ उनको
आवाज़ देना चाहता हूं कि वे आएं और अपनी प्रखर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कविता अपनी प्रस्तुत करें। डॉक्टर सर सत्यमोहन मनीषी। मित्रों, मैं एक बहुत गंभीर बात करने चला हूं। हमारे देश में एक वाक्य आधा उछाला जाता रहा, अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अहिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है ही, लेकिन इस श्लोक को आधा ही बताया गया हमें, आधा हिस्सा आज मैं बताता हूँ। अहिंसा परमो धर्मे धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अहिंसा की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। इस बात को केंद्रित करते हुए मैंने एक कविता लिखी। अब तक मेरे 14 ग्रंथ छपे, 40 विद्यार्थी मेरे साहित्य पर एमफिल और पीएचडी कर चुके अब तक। लेकिन यदि कोई कहे सारस्वत मोहन मनीषी अपनी सारी कविताओं के ढेर में से एक कविता उठा लो और सारी कविताओं को भूल जाओ, तो मैं केवल एक कविता जो उठाऊंगा वह होगी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। शस्त्र और शास्त्र का जब तक संतुलन नहीं होता तब तक लुटने पिटने के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। शास्त्र के बिना शस्त्र अधूरा, शस्त्र के बिना शास्त्र अधूरा। तो एक विलक्षण कविता संतुलन के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शकहुणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहाँ अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहाँ अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने हैं, रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने हैं। सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने हैं। काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा, कुचले बिना काल हमको पंजे में कस लेगा। मांगे से गरीब को कम मिलती मजदूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। वीर भोगते हैं वसुंधरा को, गद्दार नहीं। वीर भोगते हैं वसुंधरा को, मक्कार नहीं। कातिल से डर जाए वो अच्छी सरकार नहीं। हत्यारों को बातचीत का अब न्योता कैसा, और हाथ रंगे लोहू से उनसे समझौता कैसा। कुर्सी कुलटा का फिर से सपना तैमूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। कितने वर्षों से शांति 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 और शांति शांति जपने में देश छोटा और छोटा और छोटा होता चला गया। एक संकेत करूंगा, समझदार सारे प्रबुद्ध श्रोता हैं, समझेंगे। शांति शांति को जपते जपते हम जड़ हो बैठे, कोहे नूर सा दुर्लभ हीरा तक भी खो बैठे कैलाश कबूतर श्वेत उड़ाने में, अचकन की जेबों पर लाल गुलाब लगाने में। झंडा ऊंचा है यदि डंडे की मंजूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कविता तो बहुत लंबी है, लाल किले पर भी अनेक बार सुनाया इसको मैंने, लेकिन अंतिम 4 पंक्तियां। नीच राक्षसों ने यज्ञों का नित विध्वंस किया, नीच राक्षसों ने यज्ञों का नित विध्वंस किया। ऋषियों ने निज रक्त करों से कर रूप में दिया। बात बनी तब ही आंसू को जब अंगार किया, और शांति तभी हो सकी धनुष ने जब टंकार किया। काली भैंस किसी साबुन से हुई न भूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। लेकिन पहली पंक्ति मत भूलना, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है।
दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी की आपने कविता सुनी, प्रत्यक्ष रूप में आपने देखा शब्दों में, कविता में, कविता के एक एक शब्द में कितनी शक्ति होती है। डॉक्टर मनीषी जी की कविताओं को सुनने के बाद बहुत ही लोकप्रिय सांसद हमारे रहे हैं स्वर्गीय BL शर्मा प्रेम जी। BL शर्मा प्रेम जी को दो ही कवि बहुत पसंद थे, एक तो डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी और एक मेरे पूज्य पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी। जगदीश आर्य जी, मेरे पिताजी हर जगह नहीं जा पाते थे, तो वो कहीं भी मुझे देखते थे तुरंत मुझे बुलाते थे, बुलबुलो इधर आओ। मेरा नाम ही उन्होंने बुलबुलो कर दिया था, लेकिन मैं बहुत उस टाइम चिढ़ता था बुलबुलो से, क्योंकि मतलब मैं उस समय कवि नहीं था, मैं केवल पिताजी की कविताओं को सुनता था। यानी कि एक चिढ़ पैदा होती थी, ये बुलबुलो क्या है, बुलबुलो क्या है। लेकिन आज यदि कोई मुझे बुलबुलो कहे तो मुझे गर्व महसूस होगा, क्योंकि उस बुलबुलो गीत ने मेरे पिताजी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। मैं अब जिस ओज के एक प्रखर और हस्ताक्षर को, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, 75वें वर्ष हम मना रहे हैं, उसमें ये ओज का मैं एक और स्वर देना चाहता हूँ नाद द्वारा से। मेरे ही एक मूड का, मेरे ही एक पसंद का एक और राष्ट्रवाद का स्वर जिसको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, उनका नाम होता है ग्रीस विद्रोही नाद द्वारा से। बहुत ही मेरे आदरणीय है, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। बीज बो दिए नफरत के और फिर त्योहार किया है। बीज बो दिए नफरत के और फिर त्योहार किया है। यह फूलों सा देश की जिस पर सबने वार किया है, सबने वार किया है। हम भूल गए, हम भूल गए हम पर मुगलों ने अत्याचार किया। अंग्रेजों ने भारत आकर कितने कितने संहार किए। मीना बाजार सजा करके कितनी बेटियों के श्रृंगार लिए। घूंघट वाली लुट गई मगर बुरके वाली लौट आई थी। यह फूलों का देश की जिस पर, यह फूलों का देश किस पर सबने वार किया है। अरे आज़ादी मायूस हुई और चौराहे पर पड़ी हुई है। उसके बेटों की नजरें बस कुर्सी पर गड़ी हुई है। कैसी सत्ता, कैसे नेता, इतने ज्यादा ये सदाचारी हैं। जिस धरती माँ ने जन्म दिया ये उसके ही व्यापारी हैं, ये उसके ही व्यापारी हैं, ये उसके ही व्यापारी हैं। हमने अपनी आज़ादी को, हमने अपनी आज़ादी को एक नया मोड़ दे डाला है। चिड़िया के पंख कतर डाले हैं और कौवों को पाला है, और कौवों को पाला है, और कौवों को पाला है। सत्ता के लिए बनाई है, सत्ता के लिए बनाई है। ऐयाशी और भोगी नीति सत्ता के लिए बनाई है। ऐयाशी और भोगी नीति भारत के लिए चाहिए सबको। अब तो ये योगी नीति, वरना तो सारी देख रहे रोगी नीति, वरना तो देख रहे सारे रोगी नीति। जनता की सेवा के बदले, जनता की सेवा के बदले कुर्सी से आंख लड़ी है। इसलिए हमारी आज़ादी खतरे में आज पड़ी है, खतरे में आज पड़ी है।
फिल्म, खेल और राजनीति में प्रदूषण फैल गया इतना, पद पैसे और यही में भारतीय संस्कृति को मार दिया है यह फूलों का देश कि जिस पर सबने वार किया है। यह फूलों सा बीज बो दिए नफरत के, बीज बो दिए नफरत के और फिर त्योहार किया है। यह फूलों का देश के जिस पर सबने वार किया है। अंतिम 4 पंक्तियां सारे देश के नौजवानों से कहता हूं कि तुम उठो वतन के राही, तुम उठो वतन के राही, तुम बड़ो वतन के राही। इतिहासों के पृष्ठों की अब सूख रही है स्याही, सूख रही है स्याही, सूख रही है स्याही। और जो कार सेवक मरे, जो इन विभीषिका में, महामारी में जितने मरे, उनके नाम एक सहज गीत की छंद की 4 पंक्तियां और देता हूं कि एक सूरज उगा है जमी के लिए, एक सूरज उगा है जमी के लिए, जिंदगी पा गए हैं गमी के लिए। दर्द अपना मिले या पराया मिले, आंख सबको मिली है नमी के लिए, आंख सबको मिली नमी के। गिरीश विद्रोही जी के बाद अब मेरे सामने धर्म संकट है कि इस जो पिच तैयार कर दी है 2 वरिष्ठ ओज के कवियों ने, उस पिच पे खेलने वाला भी बहुत अच्छा खिलाड़ी चाहिए। लेकिन मैं निश्चिंत हूँ कि मैं एक ऐसे काव्य के खिलाड़ी को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि जब हम इतिहास को खंगालते हैं, इतिहास की बातों को बात करते हैं, तो हमें साहित्य की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से हमें चंद्र बरदाई जैसे संस्कार वाला कवि चाहिए। चंद्र बरदाई वो जिसने पृथ्वीराज चौहान को नेत्रहीन होने के बाद शब्दों से उसको दृष्टि दी। उसी प्रकार साहित्य के साथ साथ जब इतिहास में अकबर को महान पढ़ाया जाने लगा, औरंगजेब को दीन का एक इमाम दीन बना दिया कि वो खुद टोपियां सिल करके मस्जिद के बाहर बेचा करता था, ये हमारे इतिहासकारों ने कुकृत्य किया। अब तक हमारे इतिहासकारों की इतनी दुष्टताएं भरी पड़ी हैं, जिनको हम अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं, महाराणा प्रताप के आगे जो अकबर को बीरबल रोज मूर्ख बनाया करता था, वो अकबर महान, रोज बेवकूफ बनाता था, वो अकबर महान। मैं फिर कहता हूं, घास की रोटी खाना गवारा नहीं था, ये भी हमारे महाराणा प्रताप को दीनहीन बताता है, जबकि ऐसा नहीं था। कभी भी ये जोड़ा गया जानबूझ करके। वो स्वाभिमान की बात ठीक थी, अगर स्वाभिमान उनका था, उन्होंने कभी अपनी नजरें नीची नहीं की। जिसके साथ भामाशाह जैसा व्यक्ति हो, वो कभी घास की रोटी खा सकता है कि खाने की स्थिति आ सकती है? हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया। उसी चीज में आज मैं एक ऐसे इतिहासकार के दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, चंद्र बरदाई परंपरा के कवि और इतिहास दृष्टि से इस कविता को आपको दिल के अंदर जो उतर जाएगी, केवल यहां सिद्ध करेंगे हिंदू और सिख अलग अलग है ही नहीं। ये जो हम कहते हैं नाखून और हम ये कहते हैं मांस और नाखून का है, नहीं, हम सब वैदिक सनातन परंपरा के लोग हैं, केशधारी सहजधारी ये कह सकते हैं, लेकिन हम वही हैं। किस प्रकार सेठ टोडरमल का नाम आता है, सेठ टोडरमल की एक दानवीरता,
एक उनका जो धर्मपरायण जो था, जहाँ हमारे सिख गुरुओं ने अपने लाल दीवारों में चिनवा दिए, वहीं जब उनके बलिदान के बाद उनका संस्कार करने की बात हुई तो मुगल शासकों में वजीर खान ने संस्कार करने की जगह नहीं दी, कहा नहीं संस्कार नहीं होने देंगे। उस समय सेठ टोडरमल आगे आए, वैश्य समाज शिरोमणि, और किस प्रकार उन्होंने अपना एक जो सही मायने में कहते हैं ना कि भामाशाह के बाद यदि किसी को याद किया जाएगा, इस प्रकार ऐसे ही वैश्य समाज को नहीं कहा जाता। उस गाथा को प्रस्तुत करने के लिए, चंद्रबराई शैली में प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने अनुज भुवनेश सिंघल को जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार बंधुओं, पुनः आज आपके बीच में एक बार प्रवीण आर्य जी के आदेश पर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज आपके बीच एक ऐसे ऐतिहासिक पात्र पर कविता रखना चाहता हूं। इतिहास का वो अमर पात्र जो कहीं साहित्यकारों से, कहीं कवियों से, कहीं पत्रकारों से, कहीं बुद्धिजीवियों से छूट गया, पत्रकारों से छूट गया। एक ऐसे इतिहास के अमर पात्र की कहानी लेकर आपके बीच आया हूं कविता के रूप में, जिस अमर पात्र को हमारी जनरेशन, हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी यदि उसको पढ़ती है, यदि उसके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करती है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सामाजिक सौहार्द, आपसी सद्भाव के साथ साथ इस देश को, इस राष्ट्र को, भारत को विश्वगुरु होने से कोई रोक नहीं सकता। एक कविता इतिहास के अमर पात्र के ऊपर लेकर चलता हूं कि आओ आओ तुमको बतलाता हूं, आओ तुमको बतलाता हूं टोडरमल की गाथा, आओ तुमको बतलाता हूं टोडरमल की गाथा, ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता। एक ऐसी कहानी है मित्रों जो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई और अपने गुरु के भक्ति के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए टोडरमल जी ने जो इतिहास के अंदर एक अमर कार्य किया है। सेठ टोडरमल, वहां का लाला टोडरमल, पंजाब शहर की एक घटना आपको बताता हूं, लेकर चलता हूं कि आओ आओ तुमको बतलाता हूं टोडरमल की गाथा, ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता। भारत के पंजाब प्रांत में टोडरमल थे रहते, भारत के पंजाब प्रांत में टोडरमल थे रहते, मुगलों का कानून वहां सर हिंद जिला थे कहते, नवाब वहां वजीर खान था भारी अत्याचारी, नवाब वहां का वजीर खान था भारी अत्याचारी, उसके नवाब वहां वजीर खान था भारी अत्याचारी, जिसके पापों के आगे सब हिंदू कौम थी हारी, और हर हिंदू का धर्म बदलकर वो मुस्लिम बनवाता, हर हिंदू का धर्म बदलकर वो मुस्लिम बनवाता, जो ना बनता उसको वो खुद हाथी से मरवाता। और इसी क्रम में एक दिन उसने गुरु गोविंद बुलाए। इसी क्रम में सीखिएगा इस बात को, इस घटना को सुनिएगा, पढ़िएगा, किताबों में पढ़िएगा, फेसबुक पर लिखिएगा, व्हाट्सएप पर लिखिएगा। इतिहास के अमर पात्र की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूं। जो ना बनता उसको वो खुद हाथी से मरवाता। और इसी क्रम में एक दिन उसने गुरु गोविंद बुलाए, धर्म बदलकर मुस्लिम बनने को वो थे तड़पाए, उनके ऊपर उसने भारी अत्याचार किया था, ऐसा कोई दर्द नहीं था जो ना उन्हें दिया था। गोविंद सिंह ने मगर वीरता का ना दामन छोड़ा, गोविंद सिंह ने मगर वीरता का ना दामन छोड़ा, मर जाने को राजी थे पर धर्म से मुख ना मोड़ा। और तभी खान ने चाल चली एक, तभी खान ने चाल चली एक, उनके बच्चे उठवाए। जब वो गुरु गोविंद सिंह को नहीं तोड़ पाया, मुस्लिम बनने के लिए नहीं डरा पाया, तब उसने क्या चाल चली, उनके बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, वो नन्ही 13 वर्ष के और 9 वर्ष के उन दोनों बच्चों को उठवाकर उसने क्या घटनाक्रम किया, देखिए, दिखाता हूं आपको। गुरु गोविंद सिंह जी को तोड़ने के लिए, उनको मुस्लिम बनाने के लिए उसने किस घटना का इस्तेमाल किया। गोविंद सिंह ने मगर वीरता का ना दामन छोड़ा, मर जाने को राजी थे पर धर्म से मुख ना मोड़ा। और तभी खान ने चाल चली, उनके बच्चे उठवाए, दोनों बच्चे दीवारों में जिंदा ही चिनवाए, दीवारों के बीच उन्होंने सांसें थमवा दी थी। बच्चों के
मर जाने पर भी लाशें तक न दी थी, लेकिन एक नाम था टोडर, कैसा हिम्मत वाला। लेकिन एक नाम था टोडर, कैसा हिम्मत वाला। ऐसा काम किया, बस ऐसा काम किया उसने, बस नाम अमर कर डाला। और वजीर खान के सम्मुख उसने एक मांग रख डाली। क्या किया टोडरमल ने, देखिएगा इतिहास की अमर घटना कि वजीर खान के सत्य घटनाओं पर आधारित एक कविता आपके बीच है। देखिए, वजीर खान के सम्मुख उसने एक मांग रख डाली। अंतिम क्रिया खातिर दोनों सुत की लाशें मांगी। मैं संस्कार करूंगा, इनका दोनों लाशें दे दो, इसके बदले चाहे मुझसे जितनी दौलत ले लो। और तभी खान ने सोचा, क्यों ना चाल चलूं मैं इससे, खूब अशरफी इससे ऐंठूं सोने वाले सिक्के। और चल रे लाला टोडर, तेरी बात मान मैं लेता। वजीर खान कहता है लाला टोडरमल से कि चल रे लाला टोडर, तेरी बात मान में लेता। तुझको भूमि अगर चाहिए बदले में कुछ दे जा। और जितनी भू पर इनकी लाशें जल सकती हूं ले ले, जितनी भू पर इनकी लाशें जल सकती हूं ले ले, उतनी भू पर स्वर्ण अशरफी मुझे बिछा कर दे दे। और सोचा टोडरमल के सम्मुख ऐसी शर्त रखूंगा, गोविंद सिंह के शुभ चिंतक को शर्मिंदा कर दूंगा। लाला टोडरमल क्यों इतनी धन दौलत लावेगा, इतना धन ना दे पाएगा, मिनटों में भागेगा। और लेकिन टोडरमल की श्रद्धा गुरुजी पर थी भारी। दो ऐसे लोगों का विश्वास इस संस्कृति की, हिंदुस्तानी संस्कृति की पराकाष्ठा की ओर आपको लेकर चलता हूं कि एक व्यक्ति की दूसरे के व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, दूसरे व्यक्ति के धर्म के प्रति श्रद्धा किस हद तक हो सकती है इस हिंदू धर्म के अंदर, वो आपको इस कविता के माध्यम से बताता हूं कि लेकिन टोडरमल की श्रद्धा गुरुजी पर थी भारी। शुद्ध आस्था के आगे खुद सिख कौम थी वारी। और टोडरमल जी बोरों में भर ढेर अशरफी लाए, एक एक कर सभी अशरफी जूं ही वो बिछवाए। और तभी खान ने नई चाल चल फिर से मुख को खोला। वो समय ऐसा था मित्रों, मुगलों का वो काल, कि उस समय में किसी का साहस नहीं था कि मुगलों ने जो निर्णय ले लिया उसके खिलाफ कोई आवाज उठा सके या उनके सम्मुख कोई निवेदन कर सके। वजीर खान ने निर्णय ले लिया कि इन बच्चों की लाशें नहीं दूंगा जलाने के लिए। तब एक टोडरमल नाम का सेठ, उस नगर का सेठ था, उसने ये साहस किया। उसने अपने धन के बल पर यह कहा वजीर खान से कि तुझे जितनी दौलत चाहिए मैं दूंगा, मगर मुझे इस बच्चे की लाशें दे दे, मैं इनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूं। उस वजीर खान ने एक ऐसी अनोखी शर्त रखी जिसको पूरा करना लगभग असंभव था। उसने कहा कि जितनी अशरफियां चाहिए मुझे उतनी बिछाकर दे दीजिए, उतनी जगह मैं आपको दे दूंगा। कल्पना कीजिएगा कितनी अशरफियां सोने की जमीन पर बिछाई जा सकती है जहां पर उन दो बच्चों की लाशें जलानी थी। आगे कविता को सुनिए कि अगर चाहिए, लेकिन टोडरमल की श्रद्धा गुरुजी पर थी भारी। शुद्ध आस्था के आगे खुद सिख कौम थी वारी। टोडरमल जी बोरों में भर ढेर अशरफी लाए, एक एक कर सभी अशरफी जूं ही वो बिछवाए। तभी खान ने नई चाल चल फिर से मुख को खोला। खड़ी अशरफी रखनी होंगी तुझसे था ये बोला। वजीर खान ने जब ये देखा कि मेरी चाल तो विफल होने जा रही है और ये बच्चों की लाश लेकर रहेगा, सोने की अशरफियां लेकर आया है, उसने एक नई चाल चली। उसने कहा, अरे सेठ टोडरमल, मैंने तुझसे कहा था कि जमीन पर बिछानी नहीं है, इनको खड़े करके बिछानी है। अब आप कल्पना कीजिए जितनी जगह में एक लेटकर सोने की अशरफी आ सकती है, अगर यदि उसको खड़ी करके रखा जाए तो उतनी जगह में कम से कम 8 से 10 अशरफियां आएंगी। अब अशरफियों की कीमत 8 से 10 गुना और बढ़ चुकी थी। कितनी अशरफियां रखी थी बताता हूं। खड़ी अशरफी रखनी होंगी तुझसे था ये बोला। अगर चाहिए भूमि तुझे तो खड़ी अशरफी रख दे, जितनी चाहे उतनी भू को इसी तरह से भर दे। लेकिन टोडरमल की यारो सबसे बात जुदा थी। उसके श्रद्धा भावों ने तो गर्दन सभी झुका दी। ऐसा अमर समर्पण उसका, ऐसा काम अनोखा, भरी तिजोरी खाली कर दी क्षण भर कोना सोचा। और देश धर्म पर संकट देखा जाने क्या थी सूझी। धर्म की खातिर भेंट चढ़ा दी जीवन भर की पूंजी। और बिन विचलितो उसने आखिर खड़ी अशरफी दे दी। टोडरमल की सिख धर्म ने अमर आस्था देखी और 1.25 लाख अशरफी देकर 6 गज बूती पाई। अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं कि 1.25 लाख लगभग 78,000 सोने की अशरफियां उस समय में लगी थी और मात्र 6 गज भूमि प्राप्त की गई थी। विश्व की सबसे महंगी जमीन यदि कहीं खरीदी गई थी तो वो सरहिंद जिले में खरीदी गई थी। वो ये जमीन थी कि अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं, पूरा समर्पण इस कविता का
इस कविता का जो सार कहने की कोशिश की अंतिम 4 पंक्तियों में कहता हूं कि 1.25 लाख असरफी देकर 6 गज भूति पाई, 1.25 लाख असरफी देकर 6 गज भूति पाई, जिस पर दोनों साहबजादों जी की चिता जलाई, और कोई भी जो ना कर पाया ऐसा किया कर्म है, कोई भी जो ना कर पाया ऐसा किया कर्म है। और हे टोडर तू अमर रहेगा जब तक सिख धर्म है, हे टोडर तू अमर रहेगा जब तक सिख धर्म है। अब मैं जिनको आवाज देना चाहता हूं, आवाज देना नहीं चाहता हूं, मतलब मैं जिसके संगीत की अगर हम व्याख्या से बात करें, मैं सितार के तारों को छेड़ना चाहता हूं। ऐसे सितारों के तार को छेड़ने का क्रम करते हुए मैं आदर से तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरी छोटी हैं, मैं बड़े ही स्नेहिल भाव से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बहुत ही अच्छी कवित्री अंजना अंजुम, जो कि मथुरा से हमारे बीच में पधारी। मथुरा से भी अगर कहूँ तो वो वृंदावन से पधारी हैं, वृंदावन से ब्रिज की छोरी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। जहाँ जोरदार ताली के साथ अंजना। मोला कवियों की चौपाल के सभी सुधी दर्शकों को अंजना अंजुम का सादर नमस्कार। सीधी सीधी बात करते हैं कि मुस्काती हूँ हरदम, कुछ कुछ तो गुमसुम हूँ, मुस्काती हूँ हरदम, कुछ कुछ तो गुमसुम हूँ, बस जाऊंगी दिल में एक ऐसी तरन्नुम हूँ, पहचान सको तो तुम पहचान मुझे लेना, पहचान सको तो तुम पहचान मुझे लेना, तारों की तारों की तारों की दुनिया का अनजाना सा अंजुम हूँ, तारों की दुनिया का अनजाना सा अंजुम हूँ। निगाहों से छुपा कर एक चाहत लेके आई हूँ, निगाहों से छुपा कर एक चाहत लेके आई हूँ, तबस्सुम में सजी लिपटी इबादत लेके आई हूँ, जहाँ की रीत है मिल कर के खोना और खो जाना, मोहब्बत से मोहब्बत की मोहब्बत लेके आई हूँ, मोहब्बत से मोहब्बत की मोहब्बत लेके आई हूँ। क्यों? अब इसका उत्तर आपके सामने है। क्योंकि तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं। ये उम्र गुजरती रही बस एक चाह में, ये उम्र गुजरती रही बस एक चाह में, जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में, जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में, हालांकि चमत्कार ज़माना तो है नहीं, हालांकि चमत्कार ज़माना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं। अगला बंद कि बिखरे हुए एहसास हैं और बिखरे राज भी, बिखरे हुए एहसास हैं और बिखरे राज भी, इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी,
जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं, जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। या मौला आदमी नहीं एक सच्चा शख्स दे, या मौला आदमी नहीं एक सच्चा शख्स दे, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे। कातिल है कोई दोस्त पुराना तो है नहीं, कातिल है कोई दोस्त पुराना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। कि जब भी तुम्हें देखा लगे हो तुम कमाल के, जब भी तुम्हें देखा लगे हो तुम कमाल के, अशकों को सनम खर्च करो देखभाल के, अशकों को सनम खर्च करो देखभाल के। क्योंकि आँखों के पास कोई खजाना तो है नहीं, आँखों के पास कोई खजाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं। सतमौला कवियों की चौपाल में लेते हैं एक अल्प विराम। तब तक लीजिए खट्टी मीठी बोलियों का आनंद। चटखारा सतमौला कवियों की चौपाल में मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमौला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, देश के बहुत ही श्रेष्ठ व्यंग्यकार, गद्यकार, जो पूर्वांचल की आपको खुशबू आपको देंगे अपने कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार को मैं आमंत्रित करता हूं, जोरदार ताली का स्वागत करें मोहन द्विवेदी जी। सतमौला कवियों की चौपाल के दर्शकों को मेरा मोहन द्विवेदी का नमस्कार। मैं चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ कविता पढ़ने के लिए, बड़ा अच्छा लगा। मैं अपनी बात पहले एक मुक्तक से शुरू करता हूं, फिर आपको एक कविता सुनाऊंगा, सुनिएगा। एक मुक्तक। बेटा ढोल बहुरिया तान, बेटा ढोल बहुरिया तान, प्यारे बच्चे हुए जवान, प्यारे बच्चे हुए जवान,
बेटा ढोल बहुरिया तान, मात पिता सहमे सिकुड़े से, मात पिता सहमे सिकुड़े से, अपना घर तो बना मकान। मात पिता सहमे सिकुड़े से, अपना घर तो बना मकान, फिर भी बाहर सीना तान, राज छुपा कर चले दुकान। फिर भी बाहर सीना तान, राज छुपा कर चले दुकान, अपने तक ही रखना भाई, अपने तक ही रखना भाई, बात फैलती कानों कान, प्यारे बच्चे हुए जवान, बेटा ढोल बहुरिया तान, प्यारे बच्चे हुए जवान। एक मुक्तक और सुनिएगा, उसके बाद रचना सुनाता हूँ। आज विडंबना है कि हम अपने पुराने माता पिता, दादा बाबा नाना, उनसे हमारे बच्चे विरक्त होते जा रहे हैं। तो एक मुक्तक, उसकी माँ ने उसे इस भाव से पाला होगा, उसकी माँ ने उसे इस भाव से पाला होगा, बूढ़ी आँखों का मेरा लाल उजाला होगा, बूढ़ी आँखों का मेरा लाल उजाला होगा, बुरी नज़रों से बचाने को लगाती टीका, बुरी नज़रों से बचाने को लगाती टीका, उसको मालूम नहीं दाल में काला होगा, उसको मालूम नहीं दाल में काला होगा। अब आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ इसी संदर्भ में। बूढ़ी आँखें बहरे कान, बूढ़ी आँखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। बूढ़ी आँखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। घर भर खाता मिश्री मेवा, घर भर खाता मिश्री मेवा, माड़ भात का इन्हें कलेवा, तन पर फटा चिथा चिपटा है, ओढ़ें टाट बिछावें लेवा, तन पर फटा चिथा चिपटा है, ओढ़ें टाट बिछावें लेवा, वर्षा की अब कौन चलाए, धूप रोकता नहीं मचान, इस पर छानी छाए कौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। बड़े बड़ों को बहुत छकाया, एक समय इनका भी था, बड़े बड़ों को बहुत छकाया, गुलछर्रे भी खूब उड़ाया, मक्खी भिनक रही है तन पर जिस पर साबुन तेल लगाया, मक्खी भिनक रही है तन पर जिस पर साबुन तेल लगाया, कई दिनों से नहीं नहाया, महक रहा है यह इंसान, इसको अब नहवावे कौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। सुनिएगा। पत्नी भी तो नित्य झिड़कती, यदा कदा ही पास फटकती, बाहर खासा अंदर थूका, बात बात पर इन्हें घुड़कती, सोते पूत पतोहू घर में, सोते पूत पतोहू घर में, याद नहीं कब हुआ बिहान, बोलो उन्हें जगाए कौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। यह बुढ़ा तो बड़ा निखट्टू, जीवन भर का है यह पेटू, यह बुढ़ा तो बड़ा निखट्टू, जीवन भर का है यह पेटू, दिन भर चिल्लाता है पाजी, उल्लू से भी ज्यादा रट्टू। मीठे बोल हुए सपने अब, मीठे बोल हुए सपने अब, दुनिया गूंगी बहरी जान, इनको अब समझाए कौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। सुनिएगा। खैनी को भी रहे न दाम, झुकी कमर और सिकुड़े चाम, हाथ कांपते पांव कांपते और कांपते अंग तमाम, कहाँ लगेगी लाश ठिकाने, कहाँ बना मेरा शमशान, सोच सोच हो जाते मौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। एक छंद सुनिएगा ध्यान से। पेट काट कर बच्चे पाले, तब तो सब थे भोले भाले, पेट काट कर बच्चे पाले, तब तो सब थे भोले भाले, अब मनोयोग से जिन्हें सजाया, वे ही निकले दिल के काले,
मनोयोग से जिन्हें सजाया वे ही निकले दिल के काले। अपना घर तो बना मकान, घर और मकान में अंतर देखिएगा। अपना घर तो बना मकान, प्यारे बच्चे हुए जवान, उनको डांट पिलाए कौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। छंद सुनिएगा। आम चूस कर गुठली फेंकी, आम चूस कर गुठली फेंकी, कौन मानता है अपने की। आम चूस कर गुठली फेंकी, कौन मानता है अपने की। तवा गर्म था तब तक सबने अपनी अपनी रोटी सेंकी। तवा गर्म था तब तक सबने अपनी, आम चूस कर गुठली फेंकी, कौन मानता है अपने की। तवा गर्म था तब तक सबने अपनी अपनी रोटी सेंकी। घूर रहे हैं अब सुनसान, इनका तो बस है भगवान, बिसरे को बहुराए कौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। अगला छंद देखिएगा कि टूटी खाट टाट की छाया, कहाँ गई वह कोमल काया। टूटी खाट टाट की छाया, कहाँ गई वह कोमल काया। कहाँ गई दुनिया की माया, कितना खोया कितना पाया। सांझ हुई दिन भर की जोड़ो, आना पाई चतुर सुजान, बोलो अब तक तुम क्यों मौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। और कविता का अंतिम छंद सुनाता हूँ, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। सुनिएगा। क्षणिक जिंदगी क्षणिक जहान, क्षणिक जिंदगी क्षणिक जहान, समय होत सबसे बलवान। कहते हैं सब वेद पुराण, और यही गीता का ज्ञान। रहा नहीं कोई अभिमान, हुआ वही जो लिखा विधान, उसको भला मिटाए कौन। बूढ़ी आंखें बहरे कान, ढूंढ रही अपनी पहचान, इनको गले लगाए कौन। धन्यवाद, नमस्कार। और आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बुलाना चाहता हूं बहुत ही अच्छी कवित्री गोपाल सिंह नेपाली जी की भतीजी, जिसको हम कहते हैं ना कि कविता एक हमारे रक्त कण के हिसाब से हमारे खून में बसती है। जब नेता का बेटा नेता हो सकता है, वकील का बेटा वकील हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, जरूरी नहीं, जब वो हो सकते हैं, साहित्य का जो क्या नाम एक जो रक्त का संबंध है वो जरूर उबाल मारता है और एक उसमें चलता है। मैं सिद्ध कर सकता हूँ अपने परिवार से। मेरे पड़ बाबा वो भजनीक, जिनको ऋषि दयानंद जी ने स्वयं दीक्षित किया था, अमित चंद जी। हमारे पिताजी देश के प्रसिद्ध आर्य समाज के भजनोपदेशक रहे, कई विदेशों में गए, उसके बाद राष्ट्र कवि बने। उसी परंपरा में मुझे भी विशुद्ध राजनीति से वापस आने को मजबूर कर दिया और आज मैं साहित्य कर्म में लगा हुआ हूँ। तो यही ऐसे कई तो उसी परंपरा में साहित्य परिवार की, साहित्य आंगन की बेटिया सरिता सिंह नेपाली जी को मैं स्नेहिल भाव से आमंत्रित करता हूं, वे आए अपनी रचना प्रस्तुत करें। सरिता सिंह नेपाली। कवि सम्मेलन में है, ऐसा नहीं एक अकेले आदमी को खड़ा कर दिया जंगल में रो रहा है। मैं देख रहा था, नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं ये कह रहा था शुरू में नहीं, अच्छा हो तब, ऐसा नहीं जबरदस्ती करे जाओ। तो देखिए, जिनके यहाँ डबल बेड नहीं है वो टेंशन ना लें, हमारी तरह आनंद लें।
कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं, और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं, और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, आनंद के साथ रहिए कि हम तो रोतों को डॉक्टर साहब हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, और घोर पतझड़ में बहारों का मजा लेते हैं, और अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, कि अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, और ऊंट गाड़ी में भी कारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। देखिए टेंशन फ्री, अब तो गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, ये भी टेंशन नहीं है। सुबह सुबह लोग अक्सर कहते सुना है, आज किसका मुंह देख के आया था। हर आदमी अपना ही मुंह देखता है, और सवेरे उठते ही मुंह देखेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए बिखरे हुए। तो हम लोग सवेरे जगते हैं तो बाल देखते हैं तो फिर ये रोते नहीं है, ये कहते हैं वो दिन याद आते हैं जब ऐसे झटका मारते थे, ऊपर चले जाते थे बाल, और टीचर इन्हें पकड़ करके जब कूटता था तब और हम मजे आते थे, सारा पढ़ता नहीं है। तो देखिए उस कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और उन दिनों क्या होता था कि पहले पिच अब तो पिच के लटके दिखते हैं, कि अब तो पिच के लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और जब जुल्फे थी कि खुद आकर रो। अब मैं ऐसे एक और साहित्य प्रेमी, कविता प्रेमी एक बिटिया को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं एक आपको इस बिटिया को प्रस्तुत करने से पहले छोटा सा आपको एक इसका उपक्रम बताता हूँ क्या है। इसमें हम ऐसे प्रतिभाओं को भी ला रहे हैं, इसमें दर्शकों को भी ला रहे हैं। ये दर्शक वर्ग से हमारे बीच में अप्पी सिंह जो हमारे बीच में सिवान इतनी दूर बिहार से हमारे बीच में पधारी है। क्रिकेट मैच में मैदान में दोनों पक्ष से 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं। एक दो खिलाड़ी स्टेडियम में केवल वेट करते हैं, अगर कोई एक स्टपनी के तौर पे, वो अलग से होता है। क्या वो क्रिकेट की भाषा में क्या बोलते हैं, उसका आप क्रिकेट का विशेष जानकार नहीं।
लेकिन क्रिकेट का जानकार व्यक्ति और क्रिकेट प्रेमी जो होता है, क्रिकेट प्रेमी जो होता है, चाहे रात को 11 बजे मैच हो, वनडे हो, डे नाइट का हो, उसमें होता है रात को 1 बजे 2 बजे ही मैच देखेगा। और अगर गलती से रोहित शर्मा ने शॉट गलत लगा दिया तो जो क्रिकेट प्रेमी है वो उसको इतनी बातें बोलता है, समझाता है, अरे ऐसा नहीं, इसको बैट ऐसे घुमाना था, चाहे उसने जिंदगी में, दर्शक ने बैट कभी जिंदगी में पकड़ा ना हो, लेकिन उसको पता है देखते देखते उसको वैसा यहां मारना चाहिए था। इट मीन्स यही मेरा भाव था कि अगर कविता किसी को सुनना अच्छा लगता है, कविता के भाव को समझता है, कविता को ग्रहण करता है, और अगर आपके कवि सम्मेलनों में कवि रसिक ही नहीं होंगे तो आप कवि सम्मेलन किसको सुनाओगे, अपनी कविता किसको सुनाओगे? उस कवि समूह को, उस कवि काव्य प्रेमी समूह तक को भी स्टूडियो तक लाने का काम सतमोला कवियों की चौपाल करता है। सतमोला कवियों की चौपाल आज ऐसी ही एक दर्शक समूह से मैं अप्पी सिंह को आमंत्रित करता हूं, जहां जोरदार तालियों के साथ इस दर्शक का स्वागत करें। मेरा नाम अप्पी कुमारी है। आप सभी को मेरा प्रणाम और अभिनंदन। आज मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई है, पुष्पिकी अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पद जावे वीर अनेक, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक, जिस पद जावे वीर अनेक। धन्यवाद। देखा आपने, इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना सुनाई, अपनी नहीं। हम प्रोत्साहित करते हैं बप्पन का प्यार मुझे भूलना जाना रे, ये आज हमारे गीत हैं। हम अपनी इस युवा पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं? हम छोटी छोटी अपनी बच्चियों को पॉप सॉन्ग पे हम डांस करने के लिए कंपटीशन भेजते हैं, नच बलिए में भेजते हैं, पता नहीं कौन कौन से बल्लियों पे फलाना उस पे करते हैं। वहाँ आप कौन से संस्कार दे रहे हैं? यहाँ पर अगर किसी विशिष्ट वरिष्ठ साहित्यकार की कोई रचना का भी काव्य पाठ करना चाहता है, उसके अंदर संस्कार तो जा रहे हैं कविता के, हम उसका स्वागत करेंगे, आगे इसको उपक्रम बढ़ाते रहेंगे। अब मैं कार्यक्रम के अंत में मैं अपने कार्यक्रम के समन्वयक छोटे अनुज राहुल सिंह को एक श्रेष्ठ रचना के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जोरदार ताली के साथ गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। जरा कोई गलतियां हों तो आप मेरे को बताएं। तुमसे मिलना मेरा, तुमसे बिछड़ना मेरा, याद आता है मुझको साथ चलना तेरा। तुमसे मिलना मेरा, तुमसे बिछड़ना मेरा, याद आता है मुझको साथ चलना तेरा। तुमसे कहने गया था, तुमसे मिलने गया था, मैंने देखा था तुम भी तो शर्माई थी, मैंने देखा था तुम भी तो शर्माई थी। मौसम था मिलने का
पर तुम घबराई थी, वो गलियां वो सड़कें वो घर भी तेरा, वो गलियां वो सड़कें वो घर भी तेरा, याद आता है मुझको वो बिछड़ना तेरा। वो बिंदिया वो पायल वो कंगन वो काजल, वो बिंदिया वो पायल वो कंगन वो काजल तेरा, याद आता है मुझको वो संवरना तेरा, याद आता है मुझको वो संवरना तेरा। वो यूं ही आना तेरा वो यूं ही जाना तेरा, वो यूं ही आना तेरा वो यूं ही जाना तेरा, याद आता है मुझको वो मुस्कुराना तेरा। वो धुंधला सा चेहरा वो धुंधली सी यादें, वो धुंधला सा चेहरा वो धुंधली सी यादें, याद आया है मुझको वो बदलना तेरा, याद आया है मुझको वो बदलना तेरा। अधूरी कहानी का अधूरी कहानी का वो अधूरा फसाना, कैसे मैं भूलूं वो गुजरा जमाना। सतमौला कवियों चौपाल में आपने अभी देखा, सभी कवियों को सुना। आपको सतमौला कवियों चौपाल कैसी लगती है? सतमौला कवियों चौपाल के लिए आप अपनी राय हमें प्रस्तुत करते रहें, हमें भेजते रहें। और क्योंकि जब आप हमारे कार्यक्रम के साथ सजीव हमारे साथ संवाद करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए चाहे आप एसएमएस के ज़रिए, आप जो राय देते हैं तो ये मान लीजिए कि केवल आपकी राय हमें आप भेज नहीं रहे, उनका हम अनुसरण करते हैं। हम उसको बहुत ही गंभीरता के साथ उसमें हम कुछ परिवर्तन भी करना चाहते हैं और करते हैं समय समय पर। आपके हमें सुझाव मिलते रहें। सतमौला कवियों चौपाल में आप आना चाहते हैं, काव्य पाठ करना चाहते हैं और सतमौला कवियों की चौपाल में निरंतर काव्य पाठ करने के लिए आप हमारे आजीवन सदस्य बन सकते हैं। आजीवन सदस्य बनने का मतलब केवल 10 साल का नहीं है, आजीवन का मतलब जीवन पर्यंत। जब तक इस कार्यक्रम का जीवन है, जब तक हमारा जीवन है तो कार्यक्रम का जीवन है। कार्यक्रम का जीवन है तो आप हमारे निरंतर आप हमारे आजीवन सदस्य के रूप में हमारे कार्यक्रम में आ सकते हैं। वर्ष में 2 बार आप काव्य पाठ कर सकते हैं। आजीवन सदस्य बनने के लिए, काव्य पाठ करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, नॉर्मल कॉल के द्वारा आप हमसे संपर्क करें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक शानदार एक कविताओं की सतमौला कवियों की चौपाल में। एक बार पुनः आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपका हमें इतना विशेष प्यार मिल रहा है। मिलते हैं अगले रविवार सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल का ये प्यारा सा छोटा सा प्रांगण। आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। शपथ उठाओ रे, दर्प जगाओ रे, कदम बढ़ाओ रे, हाथ मिलाओ रे, कदम बढ़ाओ रे, हाथ मिलाओ रे, कदम। स्थान भी यही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। माँ के चरणों में दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे, माँ के चरणों में दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे। और फिर गाओ, शक्ति रे वजयते, शक्ति रे वजयते,
शक्तिरेव जयते, शक्तिरेव जयते। जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। जो बोले सो अभय, राष्ट्र धर्म की जय। जो बोले सो अभय, राष्ट्र धर्म की जय। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो राष्ट्र भी मर जाता है, ये गांठ से बांध लीजिए। वो समाज जिंदा नहीं रहता। साहित्य से मेरा तात्पर्य जो है चाटुकारिता से नहीं है, सच्चाई को लिखना, आईना दिखाना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो साहित्य है। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, दिनकर जी को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मैं निराला जी को मैंने बहुत पढ़ा है। मैं भी प्रेम रस और वीर रस का बहुत दीवाना रहा हूँ, बहुत कविताएं लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के कवि और पुरानी पीढ़ी के कवियों में, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी पीड़ा, उन साहित्य प्रेमियों को बहुत पीड़ा पहुंचाती। शर्मा जी का जो हमारे हास्य कवि अभी पिछले वर्ष कोरोना काल जब समाप्त हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, उनका फ़ोन आया, रामनिवास जी हम कवियों की बात आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुछ कवियों की कवि सम्मेलन नहीं, उनका एक विधानसभा में कवि सम्मेलन रखवा दीजिए। मैंने कहा स्वागत है, रखिए, अच्छी बात है, कुछ राशि देनी पड़ेगी। मैंने बताइए क्या क्या देने। अब वो जिक्र नहीं मैं कर रहा, उन्होंने अच्छे कवि बुलाए, एक कवि सम्मेलन हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, और जो राशि उन्होंने कहा वो हमने दी। तो ये साहित्य को जीवित रखने का, कवियों को जीवित रखने का दायित्व भी सरकारों का और हम समाज प्रेमियों का है। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ एक कविता दोनों रूप में है, वही कविता प्रेम रस में भी है और वीर रस में। हास्य रस में मैं जरा सुनकर हंसता हूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने। आपातकाल में बहुत कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा राजनीति में आ गए, लिखने का समय कम मिला। उसी में से कविता उधम सिंह काम्बोज जी को मैं बहुत मान से, प्रेम से देखता हूँ, और आज के प्रसंग में मुझे वो कविता उचित भी लगी। जो यहाँ से लंदन गए, अपनी डायरी में पिस्टल हमने पढ़ा होगा सबने, और वहाँ जाकर के मर्डर किया, डायर का मर्डर किया, एक बदला लिया पिस्टल से। मैं उनकी समाधि बनी, जिन्होंने पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार बोलता है कि मैं पहले उनकी समाधि पर जाऊंगा। जिस दिन उनको फांसी होनी थी, उसकी सुबह बिल्कुल प्रातःकाल एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो जेल की कोठरी में खिड़की से हवा का झोंका आया, वहाँ की हवा शीतल होती है, तो कुछ पंक्तियां लिखी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है, माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हो मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। इंग्लैंड की हवा है ना, उसको पहचान दे रहे हैं। सागर चरण धोता है उसके,
हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर, अयोध्या भी जाना मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। कल्पना कर लें हम लोग सब अयोध्या मथुरा माया काशी काशी ये सब कुछ करते हैं, हम अपना कितना अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग जानते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर मंदिर है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंदिर जलियांवाला बाग है। अमृतसर चले जाएंगे लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे, स्वर्ण मंदिर चले जाए लेकिन वहाँ नहीं जाते। ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। अंतिम पंक्तियाँ, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी इस चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आई। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप सबका अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस ढंग की चौपाल हो राजनीति से हटकर, हमको बैठने का भी अवसर मिले। और मैं प्रार्थना करूँगा कभी विधानसभा में आइए। विधानसभा हमारी इस वक्त तो राजनीति का अखाड़ा कम है, देश प्रेमियों का अखाड़ा ज़्यादा बनी हुई है। आपको वहाँ लगेगा नहीं कि हम किसी विधानसभा में आए। वहाँ जब एंटर करेंगे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का, आपको हाफ स्टैचू वहाँ तीनों के लगे। दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है पहली, और उस विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। कभी आएंगे तब आपको। अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी का अखबारों में पढ़ा होगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, अच्छा स्मारक बनाया है। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र वहाँ लगे हुए हैं जिनको हम भूल गए। और अंत में मैं, जिनके हम सब लोग दीवाने रहे हैं, मैं बहुत युवा होता था तब से, लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी। नीरज जी को सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। आज उनका जन्मदिन भी है, और उनके आज के पावन जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी का। अच्छा अच्छा। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी विधायक जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब प्रवीण आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं, और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम, आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है,
मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।